देखो, हम पूरा हिसाब किताब समझाते हैं इकोनॉमिक्स में क्या सीन है। कोई बात नहीं, घर से भर देंगे हम कल घर से भर देंगे हम। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स। अकॉर्डिंग टू मी एंड योर सिलेबस, सीए एंड सीएमए दो जगह है। इकोनॉमिक्स दोनों में पेपर नंबर 4 है। पिछले कुछ अटेम्प्ट से, क्योंकि सीएमए का होम बेस्ड फाउंडेशन एग्जाम हो रहा है, तो पूरा इकोनॉमिक्स एमसीक्यू आता है, जिसमें एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, सिर्फ पॉजिटिव मार्किंग होता है। 2 मार्क्स का एक एमसीक्यू। ये कहानी है सीएमए का। सीए का क्या है, एमसीक्यू आता है, बट हर गलत आंसर के लिए -0.25 होगा। मतलब अगर तुम 4 गलत करते हो तो कितना माइनस हो गया, 1। तो सीए वाला बच्चा लोग को अगर आंसर आता है वो तभी टिक करेगा, नहीं आता तो छोड़ देगा। बट सीएमए वाला बच्चा लोग को आजादी है कि वो लोग को नहीं आता फिर भी वो लोग तुक्का मार सकता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, क्या भैया पूरा का पूरा 100 मार्क्स का इकोनॉमिक्स होता है? नहीं, इकोनॉमिक्स सिर्फ 60 मार्क्स का है तुम लोग का। सीए का इकोनॉमिक्स के साथ है बीसीके, एंड सीएमए का इकोनॉमिक्स के साथ है मैनेजमेंट। भैया व्हाट इज मैनेजमेंट, इसका थोड़ा ब्रीफ दे दो आप पहले। सिंपल वर्ड में बोले, हम लोग बीएसटी पढ़े हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, याद है? सेम है मैनेजमेंट का जितना भी चैप्टर्स है, हम उसके ऊपर पूरा वीडियो बना के एक प्लेलिस्ट बना के रखे हैं। सिमरन तेरा नाम आ रहा है, चीज मत, पूरा एक वीडियो का प्लेलिस्ट बना के रखे जितना भी चैप्टर है। ये चैप्टर वैसा नहीं है कि तुम लोग इसके लिए क्लास आओ और बैठो और कुछ बहुत माथा लगाने लायक है, नहीं, रटने का चीज है, बहुत रटना है इसमें। और सेम विद बीसी के पूरा रट्टाबाजी है, इसका भी वीडियो रेडी है। ठीक है, तो बीसीके एंड बीसीके क्या हुआ, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। बिजनेस के दुनिया में क्या हिसाब किताब चल रहा है, कौन सी कंपनी का कौन सीईओ है, कौन सा कंपनी क्या तरीके का स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करता है, प्राइवेट सेक्टर को क्या एम रखना है, पब्लिक सेक्टर को क्या एम रखना है, ये सारी बातें बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज में की जाती है। तो ये दोनों कैसे चैप्टर हो गया, रट्टाबाजी का, मतलब समझो रटो और वहां पे एमसीक्यू आएगा, टिक टिक खेलो। बट इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया तुम लोग के लिए, जो 60 मार्क्स का इकोनॉमिक्स है, ये है महा इजी। इसमें अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है ना, तो वो बहुत मेहनत किया होगा फेल होने के लिए, वो प्रसाद वगैरह चढ़ाया होगा। इसमें फेल होना इतना मुश्किल है। अगर तुम लोग घर जाते ही किताब उठा लेगा ना इकोनॉमिक्स का, तो हालत खराब हो जाएगा देख के, क्योंकि इतना सारा डाटा और इतना कुछ लिखा हुआ है ना तुम्हारे बुक में, तुमको समझ नहीं आएगा। तो हम लोग इकोनॉमिक्स का क्या हिसाब किताब रखते हैं, हम कुछ कॉन्सेप्ट्स लिखवाते हैं कॉपी में। तो हम लोग का चैप्टर का 80% उन कॉन्सेप्ट से हो जाता है, बचा जो 20% वो हम किताब में टिक करवा देते हैं। मतलब कि पूरा किताब नहीं पढ़ना है, मेरा नोट्स प्लस थोड़ा बहुत किताब, बस। और इतना तुम लोग कर लेगा, इकोनॉमिक्स में तुम लोग फोड़ देगा, कोई टेंशन नहीं है, जबरदस्त मार्क्स आएगा, जबरदस्त। तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है तुम लोग इकोनॉमिक्स। तो ध्यान रखना है कि अगर 60 मार्क्स का इकोनॉमिक्स है तो नहीं भी तुमको 50 के ऊपर लाना। ये एकदम आसान है और पॉसिबल है और आता है, मेरे बच्चों को आता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये चीज का ध्यान रखना है कि क्योंकि हम बीसी के क्लास में नहीं पढ़ाएंगे, मैनेजमेंट हम क्लास में नहीं पढ़ाएंगे, इसका हम लास्ट में टेस्ट लेंगे। और कब तुम लोगों को ये सेल्फ स्टडी शुरू करना है 2 चैप्टर्स का, कब कौन सा वीडियो देखना है, ये भी हम क्लास में समझा देंगे। अभी नहीं, जब टाइम आएगा तब। अभी हम लोग को इकोनॉमिक्स पे फोकस रखना है। ठीक है, तो ये सीन है इकोनॉमिक्स का। अभी इसका नोट्स कैसे बनाना भैया, किताब बंद रखना है, किताब को खोलना भी नहीं, हम कॉन्सेप्ट लिखाते हैं। तो सबसे पहले लिखना है कॉन्सेप्ट नंबर 1। मानो हम लोग का पहला कॉन्सेप्ट होगा डिमांड, कॉन्सेप्ट नंबर 1 डिमांड।
ब्लैक पेन से, और फिर अंदर का जो मटेरियल है वो ब्लू पेन से। हम जो चीज लिखने बोलेंगे लिखना है, जो चीज एग्जाम्पल के तौर पे समझाएंगे उसको लिखना नहीं। ठीक है। आज के क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ ग्राउंड रूल्स रख ले इकोनॉमिक्स को लेकर। इकोनॉमिक्स में तुम लोग के बुक के पीछे भर भर के एमसीक्यू है और एग्जाम में वहीं से आएगा। तो इससे ज्यादा तुम लोग के लिए इंस्टीट्यूट क्या कर सकता है बताओ? तुमको बता दिया कि ये 100 क्वेश्चन, इसमें से 5 क्वेश्चन हम फेंकने वाले हैं। तो अब तुम लोग को कुछ नहीं करना, चैप्टर कंप्लीट होगा। तुम लोग का सबसे पहला काम है सारा एमसीक्यू को सॉल्व करो, और जिस भी एमसीक्यू में दिक्कत है उसको टिक मार के रखो। हम लोग का एक स्पेशल क्लास होता है जिसमें हम सारा डाउट का एमसीक्यू डिस्कस करते हैं एकदम डिटेल में, क्योंकि 100-150 एमसीक्यू क्लास में बैठ के पढ़ाएंगे तुम लोग का टाइम वेस्ट होगा इजी एमसीक्यू में। तो खाली वो एमसीक्यू जिसमें तुम लोग को डाउट है, एक एक बच्चा को पकड़ के हम पूछते हैं और सारा डाउट क्लियर करते हैं। ठीक है। तो हम लोग इकोनॉमिक्स का क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये तुम लोग को समझना होगा कि इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है। जैसे अपना साइंस होता था ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसमें प्रॉपर कुछ प्रिंसिपल्स है, ज्ञान दिया हुआ है, कैसे बॉडी फंक्शन काम करता है, कैसे दुनिया काम करता है, फोर्स क्या है, वगैरह वगैरह। वैसे ही मनी का साइंस है इकोनॉमिक्स। कब किसी चीज का दाम बढ़ेगा, कब कोई देश में हर चीज का दाम महंगा हो जाएगा, ये सब कॉमन सेंस है जिसको बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट फैंसी वर्ड्स में लिख के रखे। एकदम कॉमन सेंस। हम तुम लोग को पढ़ाएंगे ना, तुम लोग बोलेगे इसमें पढ़ाने का क्या था भैया, ये तो हम लोग को पता था, इतना आसान है। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉपी में सब बच्चा लिखेगा कॉन्सेप्ट नंबर 1। चैप्टर है डिमांड, ये तुम लोग की किताब में चैप्टर नंबर 2 है। कॉपी में लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 1, डिमांड। हम्म हम्म सवाल उठता है व्हाट इज डिमांड। ठीक है। बेसिकली डिमांड का एक मोनोटोनस डेफिनेशन है जो तुम लोग हर किताब में देखेगा और तुम लोग पढ़ा भी होगा। हम उसको बोल रहे हैं, तुम लोग कान को खोल के सारा अटेंशन के साथ सुनो। तुम लोग ये लाइन पक्का सुना होगा कहीं ना कहीं। डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज डिमांडेड एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ये एक लाइन है, मतलब जो हम चाहते हैं किसी एक प्रॉपर टाइम पे, किसी एक प्रॉपर वक्त पे, किसी एक प्रॉपर पीरियड में। बट बेसिकली डिमांड क्या यही होता है? नहीं। डिमांड हैज, लिखते जाओ साथ में, 3 एलिमेंट्स। डिमांड में 3 मेन एलिमेंट होता है जो उसको डिमांड बनाता है। सबसे पहले डिजायर टू बाई, उसके बाद विलिंगनेस टू बाई, एंड उसके बाद एबिलिटी टू बाई। डिमांड में ये 3 चीजें होना जरूरी है। डिजायर टू बाई, विलिंगनेस टू बाई, एबिलिटी टू बाई। क्या है भैया इसका मतलब? देखो हुआ क्या, हम समझाते हैं। जब बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, अब कोई भी प्रिंसिपल, लॉ, कुछ भी बनता है तो उसके लिए तो फिर टेस्ट वगैरह होता है ना, ऑब्जर्वेशन वगैरह होता है। तो वो लोग ऑब्जर्व किए कि हम लोग डिमांड किसको बोले। वो लोग एक स्टडी कंडक्ट किए जिसमें 100 आदमी से पूछा गया, फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम एक फरारी खरीदोगे? 100 लोगों से पूछा गया। क्या 100 में से एक भी बंदा होगा जो ना बोलेगा? 100 का 100 हाँ बोला। तो 100 लोगों का डिजायर है फरारी खरीदना। ठीक है। दूसरा सवाल पूछा गया, क्या आप उस फरारी खरीदने के लिए पैसा दोगे? क्या आप विलिंगनेस हो पैसा देने के लिए?
तो भी 100 का 100 बोला, हाँ भाई क्यों नहीं देंगे पैसे। लेकिन जब सवाल उठा क्या आपका अबिलिटी है पैसा देने का, क्या आपका सिंपल वर्ड में बोले औकात है पैसा देने का, तो 100 से सीधे 2-4 हो जाता। क्योंकि बहुत लोग, मन तो है, डिजायर तो है खरीदने का, बट औकात नहीं है खरीदने का। तो क्लियरली इकोनॉमिस्ट लोग बोला कि ये डिमांड नहीं है, ये डिमांड नहीं है। आपको खरीदने का मन होना चाहिए, आप पैसा पेमेंट करने के लिए तैयार हैं और आपके पास क्षमता है पैसा देने की। अगर ये तीनों क्वालिटीज है तब जाके वो डिमांड होता है, नहीं तो वो डिमांड नहीं है। एक भी चीज इन तीनों में से मिसिंग है तो वो डिमांड नहीं है। ये प्लस ये प्लस ये तीनों होना जरूरी है। ठीक है, अभी क्या हुआ, मानो मेरे पास पैसा है, अबिलिटी है, बट मेरे पास डिजायर या विलिंगनेस में से कोई एक चीज गायब है, तो क्या वो डिमांड का कंडीशन पूरा किया? नहीं किया। ठीक है, तो ये 3 बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है जब भी एग्जाम में डिमांड से रिलेटेड क्वेश्चन आए। आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर। Two things are noted about the खाली ऊपर में जो है कॉन्सेप्ट नंबर, और ये चीज खाली ब्लैक पेन में लिखना है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 डिमांड, और उसके बाद अंदर में मटेरियल्स लिखने के लिए ब्लू पेन का इस्तेमाल करें। 2 things are noted about the quantity of demand. पहला बात, क्वांटिटी ऑफ डिमांड is always expressed at a given price. Quantity of demand is always expressed at a given price. And second, quantity demanded is a flow concept. Quantity demanded is a flow concept. मतलब कि जब भी हम लोग क्वांटिटी डिमांडेड को एक्सप्रेस करते हैं, सेकंड पॉइंट का मतलब बता रहे हैं, तो एट अ पर्टिकुलर गिवन ऑफ टाइम पे हम लोग नहीं बोलते, वो फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग बोलते हैं। भैया इसका मतलब, मानो अभी शादी का सीजन चल रहा है, शादी के सीजन में फ्रूट्स खरीदना बहुत ज्यादा कॉमन होता है, एंड वन ऑफ द फ्रूट्स आर एप्पल। तो लोग बोलते हैं कि मेरे जो एप्पल का सेलर होगा, फ्रूट सेलर, मेरे यहाँ 12 डजन एप्पल्स का डिमांड है पर वीक। कभी भी किसी सेलर को बोलते हुए देखा है, शाम के 4 बजे हम 12 डजन एप्पल बेचते हैं? एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं बताता डिमांड, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, फ्लो कॉन्सेप्ट के लिए बताता है। ठीक है, तो फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है? फ्लो कॉन्सेप्ट मतलब फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, लिख दो। फ्लो कॉन्सेप्ट refers for a period. ठीक है, ओके। फ्लो कॉन्सेप्ट रिफर्स फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। सेकंड वाला पॉइंट क्लियर हो गया। पहला पॉइंट, क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज
expressed at a given price. किसी चीज का डिमांड कितना होगा ये एकदम डायरेक्टली डिपेंड करता है प्राइस के ऊपर, एकदम डायरेक्टली, तुम देख लो उठा के। फॉर एग्जाम्पल कोविड के टाइम पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स का प्राइस हाई था, तो डिमांड भी तो हाई था ना। मास्क का प्राइस हाई था, तो डिमांड भी तो हाई था ना। समझ रहा बात को? तो किसी चीज का डिमांड कैसा होगा वो किस पे डिपेंड करता है? प्राइस पे। एट प्रेजेंट कंपैरेटिवली ऑयल पेट्रोल का प्राइस डिमांड थोड़ा गिरा हुआ है। क्यों? क्योंकि भैया महंगा होके रखा है, दाम ज्यादा है। सेल के टाइम पे जब कपड़ा का कोई भी फैशन एक्सेसरी का प्राइस गिरता है, हमारा डिमांड क्या होता है? बढ़ जाता है। तो डिमांड हम लोग डायरेक्टली किससे समझते हैं? प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग अपना डिमांड बढ़ाएंगे कि घटाएंगे। ठीक है, ओके। हम कुछ लाइंस इंग्लिश में बोलने वाले हैं जो तुम लोग के किताब में कहीं कहीं दिया हुआ है, सब एक ही बात बोल रहे हैं। पहला लाइन, द टर्म डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट बायर्स, यहां से काम का बात शुरू हुआ, दैट बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यही बात है जो हम लोग यहाँ पे सारे एलिमेंट देखें। एक और डेफिनेशन सुनो, बाय डिमांड वी मीन दैट द वेरियस क्वांटिटी ऑफ अ गिवन कमोडिटी और सर्विस व्हिच कंज्यूमर्स वुड बाय इन वन मार्केट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट वेरियस प्राइसेस और एट वेरियस इनकम और एट वेरियस प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। लास्ट का हिस्सा हटाओ, पहला तो वही बात बोला कि अलग अलग मार्केट पे जो दाम रहेगा उसके हिसाब से कुछ पीरियड पे डिमांड फ्लक्चुएट करता है कि नहीं। पटाखा का डिमांड अभी ज्यादा है। कोई बोलता है मेरा पटाखा का डिमांड 10 दिसंबर को बहुत होता है, शादी के सीजन में बहुत होता है ना, दिवाली के सीजन में बहुत होता है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कभी भी डिमांड नहीं है। डिमांड कौन सा कॉन्सेप्ट है? फ्लो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ऑनलाइन वाला बच्चा लोग यो मैसेज करो, क्लियर है कि नहीं? टोटल ऑनलाइन में 9 बच्चे हैं। यहां तक तो भैया एकदम क्लियर है। ठीक है, अभी हम लोग समझते हैं कि क्या डिमांड को सिर्फ और सिर्फ प्राइस अफेक्ट करता है या फिर कुछ और भी चीजें हैं जो अफेक्ट करेंगे। लिखो ब्लैक पेन से, कॉन्सेप्ट नंबर 2, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। इसको अपने भाषा में बोले तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिनसे डिमांड प्रभावित होता है? सबसे पहला फैक्टर हम लोग क्या देखें? प्राइस ऑफ द गुड्स, उस सामान का अपना दाम। ये सब नॉर्मल ब्लू पेन से लिखना है, ठीक है, अंदर का मटेरियल। प्राइस ऑफ द गुड्स, नॉर्मल सामान का अपना दाम। एकदम सिंपली हम लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। अगर आलू का प्राइस इंक्रीज होगा तो हम लोग आलू का डिमांड क्या करेंगे? सोचो, कॉमन सेंस ऑनलाइन वाला बच्चा लोग जवाब दीजिए, म्यूट करके कम करें। अगर मार्केट में पेट्रोल का दाम गिरेगा तो हम लोग डिमांड क्या करेंगे? ज्यादा इंक्रीज, है ना। अगर ये वाला लिखना ही है, पहले देख लो। अगर
मार्केट में मास्क का प्राइस इंक्रीज होगा तो हम लोग क्या करेंगे, मास्क का डिमांड को कम कर देंगे। अगर मास्क का प्राइस गिर जाएगा तो हम लोग डिमांड क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, यहां तक तो कहानी। अब इसी से हम तुम लोग को एक चीज समझाना चाहते हैं। अगर हम लोग ये ग्राफ को देखें, पी के राइट हैंड साइड और डी के राइट हैंड साइड उसका इफेक्ट बताता है। मतलब पी के राइट हैंड साइड बोल रहा है अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगा। देखो, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगा। लेफ्ट हैंड साइड में पी का अगर प्राइस गिरेगा तो डी के लेफ्ट हैंड साइड में डिमांड बढ़ेगा। देखो, अगर प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगा। प्लस माइनस क्या होता है, मैथ्स में याद करो, जब हम लोग किसी दो प्लस वाला आइटम को माइनस करते हैं, प्लस माइनस माइनस आएगा आंसर। +2 इंटू -2 आंसर क्या होगा, -4। -2 इंटू +4 आंसर क्या होगा, माइनस में आएगा। मतलब चाहे कुछ भी करो आंसर माइनस में आता है हम लोग का। इसका इम्पैक्ट क्या होता है हम आगे जाके समझाएंगे, बट फॉर द टाइम बिंग तुम लोग को हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि प्राइस एंड डिमांड हैज डैश रिलेशनशिप, अपोजिट रिलेशनशिप। बट लॉ में ना अपोजिट बोलना थोड़ा एकदम वो लगता है, बच्चा वाला लेवल लगता है, तो लॉ में हम लोग यूज करते हैं, वेरी गुड, इनवर्स रिलेशनशिप। प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स। मतलब अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा गिरेगा, घटेगा। और अगर यही उल्टा चीज होता, दोनों साथ में बढ़ता, तो क्या बोलते हैं, डायरेक्ट। ठीक है, तो अगर उल्टा रिलेशनशिप है तो प्राइस एंड डिमांड हैज इनवर्स रिलेशनशिप। फटाफट इस पूरा चीज को कॉपी करो जो हम लोग लिखे हैं। पहला डिटर्मिनेंट पढ़े प्राइस और इनमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है। नहीं, सब नॉर्मली कर दो, अंडरलाइन कर देना बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, ठीक है, दूसरा बात जो हम तुम लोग को समझाना चाहते हैं, ये कहानी किसका था, प्राइस ऑफ द गुड्स। अब हम लोग सीखेंगे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स को समझने के लिए पहले दो टर्म हम लोग समझेंगे, कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स दूसरा सब्स्टिट्यूटिंग गुड्स। ये दो शब्द समझना जरूरी है अगर हम लोग रिलेटेड गुड्स को समझे तो। कोई भी एक सामान है ना, उसका दो तरीके के सामान से रिश्ता होता है। फॉर एग्जाम्पल, पेन, नॉर्मल जिस पेन से हम लोग लिख रहे हैं, पेन का एक तो रिलेशन है इंक के साथ। क्या बिना इंक का पेन काम का है, नहीं है भैया। और दूसरा पेन का रिश्ता है उसके कंपटीटर के साथ, कि अगर हम पेन नहीं इस्तेमाल करेंगे तो हम पेंसिल इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो कंपटीशन है ना उसका, कि अगर हम पेन इस्तेमाल नहीं करेंगे तो पेंसिल करेंगे, ये है सब्स्टिट्यूटिंग गुड्स, जो उसको सब्स्टिट्यूट कर दे, जो उसके जगह पर इस्तेमाल कर सके। और पेन के साथ जो इंक का रिश्ता है कि अगर इंक नहीं तो पेन नहीं, ये है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कि ये दोनों का डिमांड साथ में घटेगा बढ़ेगा। आज मार्केट में
पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, तुम लोग को आइडिया होना चाहिए कि कोई एक चीज है जिसका दाम गिरा होगा, जिसका डिमांड गिरा होगा, उसके कारण कार। पेट्रोल के ऊपर डायरेक्टली कौन निर्भर है? कार। अगर पेट्रोल महंगा हो गया तो हम लोग कार खरीदना कम कर देंगे। ये कौन सा रिश्ता है? हम तेरे बिन नहीं रह पाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। और कार का सब्स्टिट्यूट क्या है? बाइक, ऑटो, इलेक्ट्रिक बस, व्हीकल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसमें मेरा कम खर्चा लगे, तो उसका डिमांड बढ़ गया होगा। हम लोग मार्केट में नोटिस करते हैं कि जैसे पेट्रोल का दाम बढ़ता है, ऑटो सवारी बढ़ जाता है, ऑटो भाड़ा भी बढ़ जाता है, क्योंकि वो उसका सब्स्टिट्यूट है ना। अगर चाय का दाम बढ़ रहा है तो तुम चाय पीना छोड़ दो, अब क्या पिएगा? कॉफी। चाय को हटाकर हम कॉफी पिए, कौन सा गुड? सब्स्टिट्यूट गुड। ठीक है। अगर इंटरनेट पैकेजेस का दाम बढ़ जाएगा तो उसका इंटरनेट का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट, और जितना भी लोग फोन पे चलाते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस पे जो एड चलता है ना, उसका पैसा मिलता है। तो अगर इंटरनेट का दाम बढ़ जाएगा तो लोग इंटरनेट पैकेज नहीं बढ़ाएंगे। तो हम लोग जैसे लोग, जैसे हम भी अपना ट्यूशन का ऐड दिए, हम क्यों दे फेसबुक पे? अगर कोई इंटरनेट नहीं चला रहा है तो, है ना। तो ये रिलेटेड होता है, हर कमोडिटी कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से रिलेटेड होता है। ठीक है। तो आओ हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे एग्जाम्पल, पेन एंड इंक। सब्स्टिट्यूट गुड्स में लिख दो एग्जाम्पल, पेन एंड पेंसिल। ठीक है, ओके। लिखो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर those goods which is directly used with the product, with the product, प्रोडक्ट के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। जबकि substitute goods are those goods which is used instead of the product, पेन के बदले पेंसिल का इस्तेमाल करना, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है। ठीक है, यहां तक तो भैया क्लियर हुआ आपका बात हम लोग को। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, एक सेकंड रुकना। ओके, यहां तक एकदम दिमाग खुला हुआ है। अब तुम लोग खुद जवाब देगा, देखना। हम लोग दो चीज के बारे में हमेशा देखते हैं, तो चलो प्राइस और डिमांड का रिश्ता देखते हैं। प्राइस ऑफ, ऊपर में क्या एग्जांपल है कॉम्प्लीमेंट्री में? पेन एंड इंक। तो मानो प्राइस ऑफ इंक और डिमांड ऑफ पेन, इसके बीच में रिश्ता देखा जाए। अगर इंक का प्राइस राइज करेगा तो पेन का डिमांड क्या होगा? है ना। अगर 5 रुपया वाला जो रिफिल था वो अब 7 में आएगा तो लोग क्या करेंगे? पेन कम यूज करना शुरू कर देंगे, पेन का सब्स्टिट्यूट को यूज करेंगे। अगर प्राइस ऑफ इंक डिक्रीज हो गया तो पेन का डिमांड क्या होगा? ऑनलाइन वाला बच्चा लोग, तुम लोग को अब डांट पड़ेगा हमसे जोरदार। हाई होगा। हाँ, इंक्रीज। इंक्रीज होगा। प्राइस ऑफ इंक अगर गिरेगा तो डिमांड ऑफ पेन इंक्रीज होगा। कैसा रिश्ता हुआ? इनवर्स। इनवर्स। वेरी गुड, इनवर्स रिलेशनशिप।
कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, इनवर्स। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री में कैसा रिश्ता होता है? इनवर्स रिश्ता होता है। अब आते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूट। प्राइस ऑफ क्या क्या था? पेन और पेंसिल। प्राइस ऑफ पेन एंड डिमांड ऑफ पेंसिल में देखते हैं। आओ, अगर पेन का दाम बढ़ेगा तो पेंसिल का डिमांड क्या होगा? अप, इंक्रीज। इंक्रीज करेगा। पेन अगर 5 से 10 रुपया हो गया तो तुम पेंसिल कम यूज करेगा कि तुम ज्यादा पेंसिल यूज करना चाहेगा? तुम चाहेगा ना पेन से कम काम हो, भाई महंगा हो गया ये चीज। तो अगर पेन का प्राइस गिरेगा तो डिमांड ऑफ पेंसिल क्या होगा? डिक्रीज। से डिक्रीज। डिक्रीज। तुम लोग कोई भी सब्स्टिट्यूट गुड्स उठा लो, सबसे इजी सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है पता है? कॉफी और टी। जब भी दिमाग में सब्स्टिट्यूट को लेकर प्रॉब्लम हो, अगर मार्केट में 5 वाला कॉफी 10 में मिलने लगेगा, डेली शाम में जाते थे हम लोग, 1 कप कॉफी पीते थे, 5 रुपया देते थे। एक दिन गए, अंकल बोले अब इसका दाम 10 रुपया हो गया है। चाय का डिमांड बढ़ा देंगे हम लोग, कौन पिएगा कॉफी, हटाओ चाय पीते, 5 में आ रहा है। और अगर यहीं पे कॉफी का प्राइस गिर जाएगा, 5 वाला कॉफी 2 रुपया में मिल रहा है, चाय 5 रुपया में ही मिल रहा है, तो हम लोग चाय पीना चाहेंगे, हम लोग बोलेंगे कॉफी पीते चलो। तो यहां कौन सा रिश्ता हुआ? से डायरेक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, डायरेक्ट रिलेशनशिप। कितना आसान था, सबको कॉपी कर लो। हम लोग सीखे रिलेटेड गुड्स 2 टाइप का होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट क्या होता है? जिसको मेन प्रोडक्ट के जगह पर यूज करें। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? जिसको मेन प्रोडक्ट के साथ यूज करें। कॉम्प्लीमेंट्री में इनवर्स रिश्ता होता है और सब्स्टिट्यूट में डायरेक्ट। क्लियर है? देखो अभी क्या हो रहा है, तुम लोग ऑलमोस्ट 2 साल बाद किताब कॉपी लेके सीरियसली बैठा है। 2 साल तो मटिया रहे थे कि ठीक है ना, हो जाएगा पढ़ाई, क्या है, एमसीक्यू आएगा या ऑनलाइन होगा या नहीं होगा। बट अब तो ऐसा नहीं है, ये एग्जाम होता है तो इसके लिए पढ़ना है। और हम तुम लोग को यही बार बार समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि तुम लोग का कंसंट्रेशन स्पैन कम हो चुका है, तुम लोग का दिमाग टाइम टू टाइम भटकेगा, और उसको रोकने का सिर्फ एक उपाय है, हम बोलते बोलते रुकते हैं तो तुम लोग ऑनलाइन वाला बच्चा लोग भी अनम्यूट करके बोलो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। जब हम चाहेंगे कि तुम लोग चुप रहे, हम आगे से बोलेंगे कि चुप रहो थोड़ा देर। बट अगर कंसंट्रेशन बना कर रखना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, साथ में बोलते रहो। अगर हम गारंटी दे रहे हैं, इकोनॉमिक्स तुम लोग मेरे साथ साथ क्लास में पढ़ा, घर जाके सिर्फ एक रीडिंग किया, इकोनॉमिक्स खून में चलने लगेगा, नींद से भी उठा के पूछेंगे ना तुम लोग बोल देगा। इतना इजीली हम याद करा सकते हैं, बट कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। और स्पेशली ऑनलाइन में 2-4 बच्चा कर रहा है, सब बच्चा नहीं कर, तो तुम लोग का भलाई है। ठीक है, एक बार में निकालना है तो अभी से मेहनत करो, और चाहता है कि 2-4 बार एग्जाम देते रहें तो फिर हमको कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे साथ लंबा सफर है मेरा। फिर यहां तक कहानी क्लियर है? हम लोग क्या पढ़ रहे थे? डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, यानी कि वो चीजें जो डिमांड को इफेक्ट करती है। पहला क्या पढ़े? खुद उस प्रोडक्ट का प्राइस। दूसरा क्या पढ़े? रिलेटेड गुड्स का प्राइस। कौन से रिलेटेड गुड्स होते हैं? 2 प्रकार के, कॉम्प्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कैसा रिश्ता होता है? इनवर्स। और सब्स्टिट्यूट में डायरेक्ट। अब आते हैं तीसरा डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड में। और क्या चीजें जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं? सोचो सोचो, दिमाग दौड़ाओ। वो तो हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट सोचो, तुम्हारा किसी चीज को डिमांड, किसी चीज का डिमांड हाई होगा या लो, कैसे समझ में आएगा? नीड। और तुम लोग किससे खरीदता है सामान? क्या देता है शॉपकीपर को? मनी। मनी। और मनी तुम लोग के पास जो आता है उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इनकम। इनकम। इनकम ऑफ कंज्यूमर्स।
ये भी तो इफेक्ट करेगा। कॉमन सेंस एकदम। देखो कहीं पे इनकम को आई लिखेगा, कहीं पे इनकम को वाई लिखेगा, ठीक है, हम लोग की किताब में, तो हम लोग वाई लेकर चलते हैं क्योंकि ये कॉमन अजम्पशन है, ये सिंबल हो गया इनकम का, समझो। तो समझो, बुद्धि लगाओ, अगर किसी भी बंदे का नॉर्मल गुड्स का बात करें, गुड्स भी अन्य प्रकार के होते हैं जो हम लोग आगे जाके देखेंगे। नॉर्मल गुड्स, अगर तुम्हारा इनकम बढ़ेगा तो तुम्हारा उस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ता है, अगर तेरा इनकम गिरेगा तो तेरा डिमांड भी गिरेगा। कैसा रिश्ता है? जनरली कौन सा रिश्ता आ रहा बच्चा लोग? डायरेक्ट। सर डायरेक्ट। वेरी गुड, डायरेक्ट रिलेशनशिप। कॉपी करो। जनरली डायरेक्ट रिलेशनशिप। सर लिखने दीजिए। देखो, लिख लिया होगा सब? ठीक है, इसके बाद लिखो ये थोड़ा, अब हम लोग अपना लेवल बढ़ा रहे हैं। परचेजिंग पावर ऑफ, लिखते जाओ साथ में, कंज्यूमर डिपेंड्स ऑन देयर डिस्पोजेबल इनकम। Purchasing power of a consumer depends on their disposable income. देखो भाई, कोई भी इंसान जितना कमाता है पूरा उड़ाता है, कुछ सेविंग्स करता होगा, कुछ इन्वेस्टमेंट करता होगा, मतलब वो पैसा जो वो खर्च करे वो उसका असली औकात होता है। उसका परचेजिंग पावर, किसी चीज को खरीदने का क्षमता कितना होता है? जितना वो खर्च करने के लिए तैयार है। और जिस इनकम को वो खर्च करने के लिए तैयार हो उसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। वैसा इनकम जो मेरा खर्च हो जाए, डिस्पोज हो जाए, तो हमको दुख नहीं। ठीक है, तो ये एक लाइन है जिसके ऊपर एमसीक्यू आया हुआ है, सीए में भी एक बार आया था, सीएमए में भी एक बार आया था, तो हम स्पेशली इसको लिखवा दिए। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर इतना सारा एमसीक्यू है, तुम लोग सोच भी नहीं सकते। 3 से 4 छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, लेकिन जबरदस्त दस्त एकदम गजब गजब एमसीक्यू है। हम तुम लोग को गारंटी दे रहे हैं, अगर ये कॉन्सेप्ट तुम लोग समझा अच्छा से, फिर भी तुम लोग को दिक्कत होगा एमसीक्यू सॉल्व करने में, क्योंकि इतना डीप कहानी बना के तेरे सामने रख देगा ना, तुमको समझना पड़ेगा पहले कि किस टाइप का गुड्स है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड। देखो, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स। सबसे पहला नॉर्मल गुड्स। गुड्स कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला नॉर्मल गुड्स।
लिखो those goods whose demand increases एक सेकेंड, ठीक है। नॉर्मल गुड्स क्या होता है? दीज गुड्स, दोज गुड्स हुज डिमांड इंक्रीजेस विथ डैश इन इनकम। बताओ, कोई भी नॉर्मल सामान है, तेरा इनकम होगा, उसका डिमांड क्या होगा? कोई भी नॉर्मल सामान है, उसका डिमांड तुम इंक्रीज कब करेगा? जब तुम्हारा इनकम इंक्रीज होगा। ज्यादा होगा। सिंपल, नॉर्मल तो ऐसे ही होता है भैया। एग्जाम्पल, क्लोथिंग, ज्यादा पैसा आता है भैया, नया नया कपड़ा खरीद लेते हैं। फिर फर्नीचर, ज्यादा पैसा आता है भैया, फर्नीचर वगैरह और चाहते कि हो जाए, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ कौन सा रिलेशन हुआ? प्राइस बढ़ा, सॉरी इनकम बढ़ा तो डिमांड डायरेक्ट। बढ़ा, वेरी गुड। तो डायरेक्ट, ठीक है। ये तो नॉर्मल गुड्स है, इसके बारे में तो भैया हम लोग जानते थे, अभी तो आप उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आओ अगला टाइप हो गुड्स, इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स, देखो, क्वांटिटी डिमांडेड rises only up to a certain level, of income, and decreases thereafter. इंफीरियर गुड्स मतलब वो गुड्स जिसका अप टू अ सर्टेन लेवल डिमांड बढ़ेगा, उसके बाद जब ज्यादा इनकम हो जाएगा तो लोग वो खरीदना चाहेंगे। एग्जाम्पल कोई दे सकता है ऐसा एग्जाम्पल इंफीरियर गुड्स का? बुद्धि दौड़ाओ कि भैया एक बार इनकम इससे ज्यादा हो जाता है ना तो फिर वो सामान नहीं लेते। क्वालिटी है ना, क्वालिटी ऑफ राइस सबसे कॉमन एग्जांपल। सबसे खराब क्वालिटी का राइस कौन सा होता है? खराब क्वालिटी नहीं बोल सकते हैं, मतलब सबसे मोटा चावल। उसको नाम क्या, उसका नाम होता है उसना चावल। उसना जो होता है, जो बेसिकली मोटिया लोग खाते हैं, वो लोग बेसिकली क्यों खाते हैं? क्योंकि उसको खा के नींद नहीं आता, ज्यादा एनर्जी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट में रिच होता है वो, तो वो सबसे कम क्वालिटी का। अभी मानो मैं एक नॉर्मल कंज्यूमर है, मेरा नॉर्मल इनकम है मानो 10,000 20,000 रुपये महीना, तो हम सोचे कि चलो क्या ज्यादा हीरो बनना, नॉर्मल क्वालिटी ऑफ राइस खाते हैं।
उसना चावल खाते हैं। मेरा क्या हुआ, पहले हम 1 कटोरी उसना चावल खाते थे, पेट नहीं भरता था। मेरा सैलरी 20 से बढ़ के 25 हुआ, अब हम 2 कटोरी उसना चावल खाएंगे। मेरा उसना चावल का डिमांड बढ़ा इनिशियली, बट फिर क्या हुआ, मेरा सैलरी बढ़ के 50,000 हो गया। तो क्या अभी भी हम उसना चावल खाएंगे 2 कटोरी? अब तो हम बासमती खा सकते हैं, है ना। हम अपना क्वालिटी बढ़ा लिए। इंफीरियर गुड्स वो होता है जिसका पहले पहले तो राइज होगा, लेकिन फिर उसका डिमांड गिरने लगता है। ये ग्राफ हम बना रहे, तुम लोग मत बनाना, देखने के लिए खाली। जब मेरा इनकम 20 था, 20,000, 20 से बढ़ के 25 हुआ, हम डिमांड बढ़ाएं, ठीक है। लेकिन जब 25 से बढ़ के 50 हो गया, अब हम डिमांड थोड़ी बढ़ाएंगे, अब तो हम गिरा देंगे इसका डिमांड। अब यहाँ इसके जगह हम कुछ और कंज्यूम करें, ये होता है इंफीरियर गुड्स। क्लियर है सारा बच्चा लोग? मेरे को बताओ फटाफट चैट में, यो करके, सामने वाला का मुंडी हिल गया। ठीक है। तो हमसे ना एक बार एक बच्चा पूछा, तुम लोग के मन में भी डाउट आएगा अभी, नहीं तो घर जाके जब पढ़ेगा, इसमें कैसा रिश्ता होता है भैया, डायरेक्ट या इनवर्स? अप टू अ सर्टेन लिमिट डायरेक्ट जाता है, फिर इनवर्स हो जाता है। इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं है, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अरे मानो हम लोग को क्वेश्चन में सीधे सैलरी 20 से बढ़ा के 50 कर दिया, तो इनवर्स रिश्ता है। थोड़ा सा बढ़ाया, 20,000 से 22,000 किया, तो डायरेक्ट रिश्ता, भाई हम इसी को ज्यादा खाएंगे। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन का फ्रेमिंग के ऊपर, ठीक है। ओके, ये कौन सा गुड्स था? इंफीरियर गुड्स। अब आते हैं तीसरा, नेसेसिटीज गुड, नेसेसिटी या फिर एसेंशियल गुड्स, मतलब जरूरी है जिंदा रहने के लिए, शौक नहीं है, ठीक है, बेसिक नेसेसिटी है जिंदगी का। इसमें क्या होता है, इंक्रीज इन इनकम रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ डिमांड of these goods, but this increase is less than या फिर proportionately less than, proportionately, रुक जाओ नीचे लिखते हैं क्लियर एकदम, proportionately less than increase in income। इसको हम समझाते हैं, पहले कॉपी करो। सर ये नेसेसिटीज वाला में लग्जरी वाला भी आ जाएगा? नहीं, वो अलग चीज है, लग्जरी अलग हुआ, समझाएंगे। ठीक है, ओके। अभी सुनो ध्यान से, कुछ चीजें होती है ना जो जरूरत है जिंदा रहने के लिए, रोटी, कपड़ा, मकान, एडुकेशन, हेल्थ केयर वगैरह वगैरह। अभी क्या होता है, किसी का जब इनकम बढ़ता है ना, तो वो कंजम्पशन बढ़ाता है, लेकिन कितना बढ़ाएगा? तुम ही सोचो, तेरा इनकम बढ़ा, तेरा इनकम बढ़ा, और हम लोग का डिमांड ऑफ सॉल्ट का सवाल है, कितना बढ़ेगा? चलो भाई, पहले 1 पैकेट मंगाते थे, 2 पैकेट मंगा लिए, क्या टंकी टंकी मंगा के थोड़ी रखेंगे? इसका तो परफेक्ट कॉमन सा यूज है। तो वो एसेंशियल गुड्स जो होते हैं कि एक अप टू अ सर्टेन लिमिट बढ़ता है, उसके बाद इसका डिमांड नहीं बढ़ेगा। चाहे तुम कितना भी इनकम, करोड़पति भी हो जाएगा, तो तुम नमक तो 1 ही पैकेट महीना में खा पाएगा ना भाई, चीनी तो 1 ही पैकेट का कंजम्पशन होगा ना। तो ये सीन है नेसेसिटीज या एसेंशियल गुड्स का। अक्सर ना बच्चा लोग बोलता है, भैया इसके ये जो गुड्स होते हैं
इनमें एकदम चेंज नहीं आता डिमांड में, नहीं आता है। कैसे नहीं आएगा? तुम कॉमन सेंस, नमक का एग्जांपल है। अब अगर तुम्हारा इनकम बढ़ा है तो घर में आइटम भी ज्यादा बनेगा, तो सॉल्ट ज्यादा डिमांड होगा। लेकिन मानो अगर मेरा 50,000 रुपया बढ़ा है तो पूरा हम सॉल्ट पे नहीं लगाते, ठीक है? एक पैकेट से 2 पैकेट आ जाएगा, 1 kg का पैकेट की जगह 2 kg का पैकेट आ जाएगा, ऐसा डिमांड में चेंज आता है। तो देयर इज सीन अ सर्टेन लिमिट ऑफ चेंज, बट दैट चेंज इज वेरी मिनिमल, छोटा सा, ठीक है? ये कौन सा गुड्स हुआ? एसेंशियल गुड्स। अब आते हैं अगला में, पॉइंट नंबर 4, लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स, इसको लोग प्रेस्टीज गुड्स भी बोलते हैं, और आगे भी इसका और नाम लिखाएंगे, ठीक है? अभी हम जगह सबके बगल में छोड़ रहे हैं क्योंकि और भी नाम है जिसका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है? लग्जरी गुड्स या फिर प्रेस्टीज गुड्स। क्या होगा अगर तेरा इनकम राइज करेगा तो इसका डिमांड राइज करेगा, इनकम फॉल करेगा तो इसका डिमांड फॉल करेगा। ये तो नॉर्मल रूल है भैया, नॉर्मल गुड्स में इसको डालना चाहिए था। क्या होता है ना, डिमांड फॉर these goods arises only when demand for these goods arises only when our income exceeds a certain limit। एक लिमिट है वो पार करेगा तभी हम लोग लग्जरी गुड्स में जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग गया, तुम लोग कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, तुम लोग का नौकरी लग गया। अब तुम लोग का नौकरी लगा कहां पर? कोई मेट्रो सिटी में। तुम लोग को मिल रहा है 60,000 रुपीज पर मंथ। तुम लोग फूल के चौड़ा हो गए, बोला मेरा खानदान में कोई 60,000 रुपया महीना नहीं कमाता, हम कमाएंगे, वो भी इतना कम उम्र। लेकिन मेट्रो सिटी में खर्चा भी वैसा होगा। अगर तुम लोग किसी एक दिन दोस्त लोग के साथ डिनर जाएगा तो पर हेड 1,000, 1,500, 2,000 का खर्चा आना मिनिमम है। मतलब गंदा से गंदा रेस्टोरेंट में बैठा, गंदा से गंदा मूवी देखा, तब भी ये हालत होता है। तो तुम समझ लो, अगर 60 कमा रहा है तो 40 खर्चा भी तो कर रहा है। तो तुम लोग सोचेगा, तुम लोग को मन किया यार हम एक मैकबुक लेना चाहते हैं 2 लाख का, क्या तुम लोग उस सैलरी में लेगा? नहीं, कभी नहीं। तुम लोग वो सेविंग कर रहा है 20,000 तो जो बच रहा है, तो तुम लोग का सैलरी क्या हुआ? बढ़ा, 1-2 साल बाद लाख रुपया हुआ। अब ना तुम लोग लग्जरी गुड मैकबुक खरीदेगा। भैया लैपटॉप का जरूरत है, तुम लोग कभी भी चाहे कितना भी जरूरत हो उस टाइम पे मैकबुक नहीं खरीद के एक नॉर्मल विंडोज का लैपटॉप खरीदना चाहेगा। क्यों? मेरा इनकम वो लेवल पे नहीं है कि हम लग्जरी गुड अफोर्ड करें। तुमको गाड़ी का जरूरत है और तुम्हारा इनकम 60,000 है, तुम एक नॉर्मल गाड़ी खरीदेगा। लग्जूरियस गाड़ी कब खरीदेगा? मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जब मेरा सैलरी 2 लाख पर मंथ हो जाएगा। समझ आ रहा है बात? ये कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है कि लग्जरी गुड्स का डिमांड बढ़ेगा, इनकम बढ़ने पर डिमांड बढ़ता है, बट वो इनकम थोड़ा सा बढ़ने पे नहीं होता है, मैक्स मतलब ज्यादा साइज पे इनकम में जब डिफरेंस होगा तब जाके हम ये सब का थोड़ा बहुत डिमांड करेंगे। ठीक है, सबको क्लियर एकदम? ओके। तो ये जो है हम एकदम बेसिक 4 चीजों के बारे में बात किए, ठीक है? लेकिन होता क्या है, सुनो, तुम लोग का इंस्टीट्यूट वाला समझदार हो गया, बोला कि बच्चा लोग को ना अब थोड़ा टफ टफ क्वेश्चंस देंगे, ठीक है? टफ टफ क्वेश्चंस के नाम पर वो लोग तुमसे एक बार एक सवाल किया है, हम तुमको बताते हैं। अगर तुम्हारा सिंपल सा सवाल, टीवी कौन सा गुड है इन 4 में से? टेलीविजन कौन सा गुड है? लग्जरी। सोचो, लग्जरी या नेसेसिटी या नॉर्मल या इंफीरियर? ये ना बड़ा कंफ्यूजिंग था, क्योंकि टीवी एक लग्जरी तो नहीं है आज के टाइम में। मेरा घर में टीवी है, मतलब हम बहुत रईस थे। 15,000 में आ जाता अच्छा से अच्छा टीवी एलईडी। तो ये कंफर्ट का गुड्स में आया टीवी, घर में फर्नीचर होना,
ये सब देखा जाए तो नेसेसिटी आज के टाइम पे, घर में फ्रिज होना, एक्वागार्ड होना, है ना, ये तो जरूरत हो चुका है। वॉशरूम होना, तो इस सबको नेसेसिटीज में डाल रहा है। अगर एग्जाम में ऐसा सवाल आया तुम्हारे सामने, नेसेसिटी भी है लग्जरी भी है, तो तुम नेसेसिटी पे टिक मारोगे। लेकिन तुम्हारे सामने नेसेसिटी, लग्जरी और कंफर्ट गुड्स है, तो कंफर्ट गुड्स पे टिक मारेंगे। होता ये कंफर्ट गुड्स है, बट अगर ऑप्शन में नहीं है तो नेसेसरी को सेकंड प्रेफरेंस देना है। क्लियर है? ऐसे ही आया एसी, क्या एसी लग्जरी गुड्स है? ये भी कंफर्ट गुड्स है, लग्जरी नहीं है। क्योंकि आज के टाइम पे एसी हर घर में होना कॉमन है। लग्जरी क्या होता है जिसको देख के ना दिमाग घूमे कि अरे भाई इसको बहुत पैसा है। लोग एप्पल क्यों खरीदते हैं? एप्पल का फोन अगर कोई यूज किया होगा ना, कोई काम का फोन नहीं है, उसका खाली कैमरा अच्छा, पीछे कटा हुआ सेब है, दैट्स इट। हम लोग का एंड्रॉइड में हम लोग 1 रुपया नहीं देंगे और हम लोग हर चीज चला सकते हैं, नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार, 1 रुपया नहीं देकर। और उसमें तुमको उसी चीज के लिए ज्यादा रुपया देना होगा। तो बेसिकली क्या होता है, लोग जब एप्पल का फोन खरीदते हैं, हम लोग का दिमाग में एक इमेज बना लिया एप्पल कि इसके पास पैसा होगा तभी ये खरीदा और तभी ये मेंटेन कर पा रहा है, ये हुआ लग्जरी। बट कोई घर में एसी खरीदता है तो हम लोग ऐसा सोचते हैं इसके पास पैसा होगा तभी ये एसी खरीदा है। एसी तो नॉर्मल हो गया भैया, चलिए हम लोग का घर में नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, हम लोग लेना नहीं चाहते। हम लोग कूलर और पंखा में काम चला लेते हैं, एसी हम लोग को बर्बादी लगता है, टाइम का, पैसा का, हर चीज का, घर टूटता वगैरह वगैरह। बट वो लग्जरी में नहीं है, वो कंफर्ट और नेसेसिटीज में गिनती आने लगा। ठीक है, तो यहां पर सवाल उठता है, एग्जाम में कुछ भी गूगली फेंक सकता है, केस स्टडी तुम्हारे किताब से नहीं आएगा, केस स्टडी ये लोग बना बना के भी डाल सकते हैं। तो उस टाइम पे नॉर्मल कॉमन सेंस लगाना कि अगर मेरा पड़ोसी खरीद रहा है तो क्या हम उसको पैसा वाला बोलेंगे? सिंपल। क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं? सिंपल। ठीक है, ओके। अच्छा, हम लोग का कितना डिटर्मिनेंट हो गया था? 3। अरे ये तो गलती हो गया, इसको एक, अच्छा ठीक है, इसके बाद ना एक लाइन छोड़ के लिखना 4, बड़ा बड़ा, ब्लैक से नहीं, नॉर्मल पेन से लिखना 4। और क्या चीज है जो डिमांड को इफेक्ट करता है? बुद्धि दौड़ाओ। और क्या चीज है जो डिमांड को इफेक्ट करता है? ऑनलाइन वाला बच्चा लोग कुछ तो बोलो। अभी हम एप्पल का एग्जांपल दिए, ठीक है। हम पर्सनली ऐसा इंसान है, आज हम भी एक फोन खरीदें, मानो 30,000 का फोन खरीदें, 30,000 में एप्पल भी आ जाता है, तो हम एप्पल छोड़ के एंड्रॉइड खरीदें, क्यों? बोल सकते टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। मेरा प्रेफरेंस था, हमको एंड्रॉइड का ज्यादा इस्तेमाल था, हमको फीचर्स ज्यादा चाहिए ना कि स्टेटस। तो किसी चीज का भी डिमांड उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पे भी असर करता है। कुछ भी उठा के देख लो, कुछ लोग ऐसा होता है, चाय का दाम कितना भी बढ़ जाए वो लोग कॉफी पे स्विच नहीं करेगा, वो लोग चाय ही पिएगा, क्योंकि वो टेस्ट हो चुका है, वो प्रेफरेंस है उनका। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं हम? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इसमें अलग अलग हिसाब किताब है। कोई चीज अगर फैशन में आया हुआ तो उसका डिमांड क्या होगा? इंक्रीज होगा। ओके, सबसे पहला, अगर हम लोग देखें कोई भी फैशन प्रोडक्ट या फिर फैशन में वो चल रहा है, एग्जाम्पल बताएं भयंकर वाला। आज से 2 साल पहले फिडजेट स्पिनर, ये क्या 2 साल पहले बनना शुरू हुआ? नहीं, ये बहुत टाइम से चल रहा था, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया पे इसका क्रेज बढ़ने लगा, हर गुमटी तक में फिडजेट स्पिनर मिल रहा था, तो ये टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्रिएट किया गया, फैशन में आया, तो उस टाइम चला। क्या अभी कोई फिडजेट स्पिनर खरीदता है? नो। फैशन फैशन का बात है कि नहीं? तो एक तो हुआ फैशन जो टेस्ट और प्रेफरेंस को इफेक्ट करता है, लिखते जाओ फैशन, एग्जांपल लिख दो फिडजेट स्पिनर। ठीक है, अभी लिखो
दूसरा बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट ये तुम लोग सबके लिए नया होगा, 11-12 में भी तुम लोग पढ़ा नहीं हो, पढ़ा था? नहीं पढ़ा होगा। बैंड वैगन इफेक्ट, ठीक है, इसको मालूम है क्या बोलते हैं? देखा देखी। पीयर प्रेशर, देखा देखी, ठीक है। तुम इसको इसीलिए कंज्यूम कर रहा है, तुम्हारे अंदर इसका डिजायर इसीलिए है, बोल सकते फैशन सॉर्ट ऑफ, कि फैशन में आ रहा है भैया ये चीज। तो ये कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? बैंड। यहाँ पे ना टू मत लिखो, इसको फैशन से लिंक करके रखेगा ना तो ज्यादा अच्छा याद रहेगा। एग्जाम्पल फिडजेट स्पिनर, एग्जाम्पल टैटू मेकिंग। अक्सर एक स्टडी में पाया गया है कि किसी को टैटू बनवाने का मन नहीं करता, बल्कि अगर तुम अपने किसी फ्रेंड या फिर क्लोज वन को देख रहे हो टैटू बनवाते हुए तो तुमको भी कीड़ा काटेगा कि हम भी बनवाएंगे। ये क्या है? फैशन का चीज है। ये बैंड वैगन इफेक्ट है कि देख देख कर मेरा भी मन किया इस चीज को करने का, ठीक है। अब इसी का उल्टा, इसी का उल्टा स्नॉब इफेक्ट। इसमें क्या होता है? यू डू नॉट डिमांड because others are also demanding. Others are also demanding. Example, MI का फोन। MI का फोन में अचानक से जो MI था, रेडमी शॉमी कंपनी, वो लोग नोटिस किया कि हम लोग का सेल डिक्लाइन हो रहा है, जबकि तुम लोग को पता होना चाहिए शॉमी ही वो कंपनी है जो बाकी सबका बैंड बजाया। नोकिया, लेमन करके एक फोन आता था चाइनीज कंपनी का, स्पाइस, माइक्रोमैक्स, कार्बन, सबको वाइप आउट कर दिया शॉमी, इतना भयंकर डिमांड में था। लेकिन फिर नोटिस किया कि कुछ टाइम बाद शॉमी का डिमांड घट गया। क्यों? क्योंकि हर हाथ में शॉमी था और हर कोई चाहता है क्या शॉमी ले, तो सब यूज कर रहे हैं। जैसे आज के टाइम पे तुम लोग को बहुत ज्ञानी बाबा लोग मिलेंगे जो लोग अपना लाइफ में कुछ नहीं किया, लेकिन तुम लोग को बोलेंगे क्या सीए में कर रहा है, ये तो हर कोई करता है, ठीक है। बहुत मिलने वाला है तुम लोगों को। तो ये स्नॉब इफेक्ट का शिकार हो गए वो लोग देख रहे कि क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका वैल्यू हट गया होगा, इसको डिमांड मत करो। भैया इसका एक एग्जांपल बताइए आप हमको। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल तुम लोग को अगर हम बताएं तो शॉमी का फोन, उसके बाद कुछ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्नीकर होता है, जूता, ठीक है, उसका डिमांड बीच में बहुत ज्यादा होने लगा था। तुम लोग एक देखा होगा, काला रंग का जूता है, उसमें 3 व्हाइट स्ट्रिप होता है, ठीक है। उसका डिमांड फिर अचानक से क्यों गिरा? क्योंकि हर कोई वो पहनने लगा था, तो ऐसा लग रहा था स्कूल यूनिफॉर्म है वो किसी का। तो ये भी एक इफेक्ट है ना, जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस को हम लोग का बदल रहा है। इस चीज को बोलते हैं स्नॉब इफेक्ट, क्योंकि मास इसको कंज्यूम कर रहा है, हम इसको कंज्यूम नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, तीसरा वेबलिन इफेक्ट। वेबलिन इफेक्ट, वेबलिन इफेक्ट क्या होता है भैया? एक साइंटिस्ट था थॉरस्टाइन वेबलिन करके, नेम्ड आफ्टर थॉरस्टाइन वेबलिन, ठीक है। ये मेनली लग्जरी गुड्स को लेकर है, ठीक है, जिसका दाम बहुत ज्यादा होता है, जो स्टेटस सीकिंग सामान होते हैं, ये उसका डिमांड है। एग्जाम्पल
एग्जाम्पल सोचो, इसका एग्जाम्पल बताओ। क्या बोला हीरो? बिल्कुल, आईफोन 13 प्रो 1.5 लाख का फोन है, 1,50,000। हम 10 फोन खरीद सकते हो उस रेट पे, लेकिन फिर भी लोग उस फोन को खरीद रहे, क्यों? स्टेटस सीकिंग। और इसका सबसे कॉमन एग्जांपल पता है क्या है? डायमंड। इसका क्या है, जब डायमंड का प्राइस बढ़ता है ना, तब डायमंड का डिमांड बढ़ता है। देखो अब नॉर्मल हम लोग कोई डायमंड खरीदते नहीं है, तुम लोग को यह जो निकला घर से डायमंड खरीद के ले आया नहीं, डायमंड खरीदना इज अ बिग डील। लेकिन जो रईस लोग होते हैं वो लोग देखेंगे कोई डायमंड का दाम बढ़ गया, तभी वो लोग डायमंड को खरीदेंगे। अगर डायमंड का दाम गिरेगा तो वो लोग डायमंड का डिमांड को कम करके रखेंगे। और बताएं, प्रीशियस आर्टिफैक्ट्स, कोई पुराना जमाना का पेंटिंग, कुछ कटली वगैरह, वो सब का क्या होता है, जब वो सबका मार्केट में नीलामी होता, हाई प्राइस रहता है, तो सब लड़ता मेरे को चाहिए मेरे को चाहिए। क्यों? क्योंकि वो महंगा है। तो ये वेबलेन इफेक्ट क्या कॉमन आदमी के लिए नहीं, स्टेटस सीकिंग लोगों के लिए, ये हम लोग जैसे नॉर्मल आदमी लोग के लिए नहीं। ठीक है, ओके। भैया स्नॉब इफेक्ट और वेबलेन इफेक्ट एक चीज है क्या? ऐसा मेरे पास सवाल आया हुआ है। क्या स्नॉब इफेक्ट और वेबलेन इफेक्ट एक चीज है क्या? कभी भी नहीं। ठीक है, स्नॉब इफेक्ट, देखो ऐसा सवाल क्यों आएगा भैया, आप हमको ये बताइए, कौन गधा बच्चा जो ऐसा सवाल पूछा? अगर तुम लोग देखें तो स्नॉब इफेक्ट में हम लोग किसी चीज का कंजम्पशन कम क्यों किए? क्योंकि हम लोग को अलग दिखना है। और वेबलेन इफेक्ट में हम लोग महंगा महंगा चीज क्यों खरीदते? क्योंकि हम लोग को अलग दिखना है। तो कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी दोनों में सेम, बट स्नॉब इफेक्ट हम लोग जैसा कॉमन लोग भी अफोर्ड कर सकता है, वेबलेन इफेक्ट खाली स्टेटस सीकिंग लोग ही कर सकते हैं। ये अंतर है दोनों। ठीक है, ऑनलाइन वाला बच्चा लोग सब कुछ क्लियर है, देख लो। यस सर। ये डायमंड है, ये है प्रीशियस आर्टिफैक्ट्स। प्रीशियस आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। एकदम सही बोला पप्पू। रोल्स रॉयस, वेबलेन इफेक्ट। रोल्स रॉयस के बारे में तुम लोग जानता है कि नहीं? रोल्स रॉयस गाड़ी के बारे में नहीं जानता है? रोल्स रॉयस एक फॉरेन कंपनी है, वो लोग अपना गाड़ी पे बहुत मेहनत करते हैं, एक गाड़ी को बनाने में 6-7 महीना लगता है। और मतलब उसका प्रॉपर ना एक फैमिली है जो उसका पूरा इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह करता है, और बहुत मेहनत, 4 करोड़ 5 करोड़ में आता है। रोल्स रॉयस का गोस्ट का बता रहा हूँ। और हर किसी को बेचेगा भी नहीं, जैसे कि इंडिया में बहुत कम लोग के पास है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो स्टेटस सीकिंग है, हर किसी को रोल्स रॉयस नहीं बेचेगा। तुम कितना भी बड़ा आदमी हो, तुमको नहीं बेचेगा अगर तेरा स्टेटस अच्छा नहीं है। ठीक है, तो वो भी एक एग्जाम्पल है। तुम लोग रोल्स रॉयस का नाम आज तक नहीं सुना था? रोल्स रॉयस का तो एक इंडिया का बहुत फेमस कहानी भी है। इंडिया का महाराजा था, नाम याद नहीं आ रहा, राजस्थान के शायद तो थे कोई, तो वो रोल्स रॉयस खरीदने के लिए गए, अपना नॉर्मल पैदल गए, देखे बोले हमको रोल्स रॉयस खरीदना है, तो उसको भगा दिया शोरूम से, बोला तुम क्या गरीब आदमी खरीदेगा, जाओ। वो 5 रोल्स रॉयस खरीदे, और 5 रोल्स रॉयस को वो जो है ना गाड़ी वाला आया कचड़ा निकाल उसमें लगा दिए उस टाइम पे। फिर सबको उनके सामने हाथ जोड़ा, बोला कि सर ये वाला हम लोग को वापस कीजिए, हम लोग से बहुत बड़ा गलती हो गया। और फिर ये कॉन्सेप्ट आया कि भाई पहले इस बंदा का पूरा बैकग्राउंड देखो तब इसको देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ठीक है, चलो ओके। झारखंड में रोल्स रॉयस किसके पास है, किसी को आइडिया है? एक रोल्स रॉयस है झारखंड में। नहीं देखा तुम लोग आज तक? आई थिंक रांची में, जमशेदपुर में, गिरिडीह में, ये यही 3 जगह में से कहीं एक पर है। गिरिडीह और में सर, गिरिडीह में बुलबुलिया है? के पास। किसके पास?
गुटगुटिया के पास कोई। गुटगुटिया के पास है, एक टाइटल है बंदा का गुटगुटिया, वो लोग के पास बहुत पैसा, खानदानी पैसा, और एक लौता रोल्स रॉयस झारखंड में वही है। ठीक है, ओके। अगला कितना हो गया हम लोग का डिटरमिनेंट? 4। 5वां में आओ, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन regarding future prices, income, supply conditions, etc. ठीक है, ओके भैया, इसका मतलब क्या है? टुडे, टुमारो, मानो आज नॉर्मल किसी बैग का दाम देखते हैं, आज उसका दाम 500 रुपया है, कल उसका दाम 400 रुपया होगा। तुम्हारा आज डिमांड क्या होगा? तुम आज डिमांड करेगा कि नहीं करेगा? आज नहीं करेंगे भैया, आज हम लोग डिमांड गिरा देंगे, कल करेंगे। क्यों? कल सस्ता होने वाला, ये उम्मीद है ना? तो ऐसे ही अगर तुमको पता चला कि फ्यूचर में तुम्हारा इनकम राइज होने वाला है, तो तुम अपना आज डिमांड कम रखेगा, जब ज्यादा पैसा आएगा तब खर्चा करेंगे। सप्लाई कंडीशन, इसका बेस्ट एग्जांपल तुम लोग को बताते हैं। कोविड में एक दवाई था जिसका मार्केट में गजब का डिमांड। नॉर्मली वो दवाई 500 रुपया में आता था और मार्केट में वो 1000, 2000, 3000 में मिलता था। या फिर ऑक्सीमीटर, वो तो सबको कोशिश किया होगा खरीदने का, लेकिन इसका क्यों डिमांड, क्या डिमांड बढ़ा इसका? नहीं। हर कोई क्या सोचने लगा पता है? कि हमको ऑक्सीमीटर का जरूरत पड़ने वाला है, तो हर कोई खरीदने लगा। और अभी का डिमांड नहीं था वो, ये उम्मीद था कि इसका फ्यूचर में सप्लाई कम पड़ेगा, तो लोग आज खरीद के जमा करने लगे, होर्डिंग करने लगे। तो ये भी यही है ना कि कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन क्या है, उसको लेके आज का हिसाब किताब। शेयर मार्केट में क्या होता है, तुमको उम्मीद है कि कल किसी शेयर का दाम बढ़ने वाला है, तुम आज कम दाम में खरीद के रख लेगा उसको, है ना? तुमको उम्मीद है कि हम जो शेयर खरीद के रखे हैं उसका कल कोई बड़ा न्यूज आएगा, दाम गिरेगा, तुम आज उसको बेच देगा। यही तो है कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिमांड को लेकर। तुम लोग जब फाइनल में जाएगा तब तुम लोग पढ़ेगा SFM, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें कि ये पूरा चीज शेयर मार्केट के बारे में बताया गया। तब तुम लोगों को समझ में, अरे अभी कॉमन सेंस है, मेरे को पता है कि 2 महीना बाद मेरा शेयर का दाम बढ़ने वाला है, तो हम आज खरीद के रख लेंगे, मेरा आज डिमांड बढ़ेगा। तुमको पता है कि 2 महीना बाद शेयर गिरने वाला, मेरा आज डिमांड घटेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है, ओके। और कुछ छोटा मोटा है, पॉइंट नंबर 6, कुछ छोटा मोटा अदर फैक्टर्स है। भैया जैसे कि साइज ऑफ पॉपुलेशन, जिसको कुछ लोग बोलते हैं डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में लोग कैसा है बहुत डिपेंड करता है। कोई ऐसा कंट्री जहां पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां डिमांड क्या होता है? जनरली ज्यादा होगा, क्योंकि भैया बायर ज्यादा है वहां पे। ओके, कहीं पे पॉपुलेशन कम है तो डिमांड क्या होगा? आज कोलकाता में गाड़ी का ज्यादा डिमांड है या धनबाद में? कोलकाता में, क्योंकि वहां पे ज्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, ये सब एकदम कॉमन सेंस वाला चीज है। आगे, अच्छा, डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन भी डिपेंड करता है। मानो ना मेरे को एक शॉप होता है जहाँ पे सारा विकलांग लोगों के लिए सामान मिलता है, बैसाखी एंड व्हील चेयर एंड बहुत सारे विकलांग होते हैं जिनके लिए पॉट खरीदना पड़ता है, वो लोग खड़ा होकर वॉशरूम नहीं जा पाते तो पॉट खरीदते हैं। अभी ये शॉप हम कहाँ खोलेंगे? कोई स्कूल हॉस्टल के बगल में, कि कोई ओल्ड एज होम के बगल में, हॉस्पिटल के बगल में?
तो वो भी देखना होगा कि डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अगर आज हम एक बूढ़ा लोग का छड़ी का दुकान खोलना चाहते हैं तो वो हम ओल्ड एज होम के पास कोई ऐसा सोसाइटी जहां बूढ़े लोग ज्यादा है वहां खोलेंगे। समझ आ रहा है? आज अगर हमको दवा दुकान खोलना है तो हम हॉस्पिटल के पास में खोलना चाहेंगे, है ना। मेरे को अच्छा तुम लोगों को ये भी आइडिया होगा, तुम लोग नोटिस भी करते हो, जितना भी अल्कोहल शॉप्स है वो मेन मार्केट में होते हैं, कभी वो सोसाइटी में नहीं हो सकता, क्योंकि सोसाइटी में होगा तो कौन खरीदेगा और बच्चा लोग पे गलत असर पड़ेगा। तो ये सब डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन देख के तुम लोग कल को जब कहीं पे नौकरी करेगा ना तो वो लोग एक मीटिंग बैठाएगा कि हम लोग एक नया आउटलेट खोलना चाहते हैं, मानो सीसीडी कैफे कॉफी डे, वो लोग तुमको बुलाया, बोले एक नया आउटलेट खोलना चाहते हैं, तुम्हारा सीधे दिमाग दौड़ेगा इकोनॉमिक्स में भैया फाउंडेशन में पढ़ाए थे साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। सीसीडी में मैं ज्यादातर बूढ़ा लोग तो आता नहीं है, स्कूल चिल्ड्रन आएंगे, हॉस्टल के लोग आएंगे, कॉलेज के लोग आएंगे, तुम लोग वो जगह ढूंढने खोजेगा जहाँ पे ज्यादा ऐसा लोग रहता हो। अगर धनबाद में मौका मिलेगा तुम लोग कहाँ खोलेगा भैया? सिटी सेंटर में खोलेंगे, रानी तालाब के आसपास खोलेंगे क्योंकि वहाँ पे ISM है, स्कूल्स भी आसपास। तो ये होता है डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगला लेवल ऑफ नेशनल इनकम, लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जितना ज्यादा नेशनल इनकम डिमांड क्या होगा उतना ज्यादा, जितना कम नेशनल इनकम डिमांड क्या होगा। भैया ये नेशनल इनकम क्या है? हम तुम लोग को एकदम डीप में घुस के तो इसका मतलब नहीं बताएंगे, कि अगर इसका मतलब हम डीप में घुस के बताएंगे तो हमको 1 से 1.5 घंटा लगेगा। कॉमन शब्द में एक देश का कमाई कितना होता है, ठीक है, नेशन का इनकम कितना है। अगर कोई देश है जो एकदम जोर शोर से कमा रहा है, USA, चाइना, वहां डिमांड भी ज्यादा है, जापान, और कोई देश है जो एकदम हालत खराब है, पाकिस्तान, तो वहां डिमांड भी कम है, जिम्बाब्वे, ये सब का डिमांड भी कम है। क्यों? नेशनल इनकम कम होकर रखा। और कुछ कंट्री है जहां नेशनल इनकम तो ज्यादा है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है। इंडिया का नेशनल इनकम इज डिसेंट, लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है समझो, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। ये तो अब यूट्यूब वगैरह आया, सोशल मीडिया आया, तो ऐसा बहुत सारा लोग को हम लोग देख रहे हैं जो लोग गरीब से सीधे अमीर हो गए। नहीं तो 2010 तक जो अमीर है वो अमीर होगा, जो गरीब है वो गरीब होगा, ये कॉन्सेप्ट एकदम बैठ गया था लोगों के दिमाग में। ठीक है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी तो इफेक्ट करता है ना, डिमांड कैसा होगा। अगर कोई कंट्री जहां पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम का, वहां डिमांड ज्यादा होगा। कोई कंट्री जहां अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब 10 अमीर आदमी है 100 गरीब आदमी है, तो वहां डिमांड कम होगा ना, ये लग्जरी आइटम का, नेसेसिटी का ज्यादा होगा। तो ये भी कॉमन सेंस है। ओके, उसके बाद कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी। सिंपल वर्ड में बोले तो उधार। अगर तुमको उधार आसानी से मिल रहा है तो तुम ज्यादा कंज्यूम कर लेगा आज, क्योंकि पैसा तो फ्यूचर में देना है। एंड इंटरेस्ट रेट, हमको बताओ, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तुम्हारा डिमांड क्या होगा? मतलब अगर तुम, हाँ कम, ऑब्वियस और वेरी गुड। अगर तुम आज 100 रुपया लेता है, तुमको साल भर बाद 500 रुपया देना है, तुम नहीं लेगा। लेकिन अगर तुम आज 100 रुपया लेता है, साल भर बाद 110 देना है, तो तुम अपना डिमांड भी बढ़ा देगा। तो इंटरेस्ट रेट और डिमांड में कैसा रिश्ता होगा? डायरेक्ट। तुमको आसानी से लोन कब मिलेगा? आसानी से लोन कोई भी दे देगा, अभी तुमको लोन चाहिए हम दिला देंगे, लेकिन डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट कितना। अगर इंटरेस्ट रेट कम है, हर कोई मार्केट में आके बोलेगा हमको लोन दो, हमको लोन दे, और इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, सब भागेगा, लोन मत दो, लोन मत दो। ठीक है, और लास्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस। इसका सिंपल एग्जांपल क्या है पता है? टैक्स। ठीक है, टैक्स एंड सब्सिडीज। बात को समझो, सब्सिडी तुम लोग के लिए नया शब्द और भारी भारी जगह यूज होगा ये, तो इसको आज एक एग्जांपल से दिमाग में बैठा लो, बहुत काम आने वाला है। टैक्स क्या होता है भैया? जो हम लोग सरकार को देते हैं। सब्सिडी क्या होता है भैया? जो सरकार हम लोग को देता है। अरे सरकार हम लोग को पैसा देगा? आज तुम सरकार को बोलो सरकार
हम चाहते हैं अपने छत के ऊपर सोलर पैनल लगाना, जिससे हम अपना मोहल्ला में हर लैंप को लाइट करना चाहते हैं। सरकार तुमको पैसा देगा सोलर पैनल लगाने के लिए। सब्सिडीज उन कंपनी को दिया जाता है जो कुछ अच्छा करना चाह रहा है लेकिन फंड नहीं है। सरकार बोलता तुम खरीदो हम देखेंगे। तो सरकार सिर्फ लेता नहीं है, सरकार देता भी। आज कोविड वैक्सीन कितना रुपया लग रहा है? 1 रुपया नहीं लग रहा है, हम लोग को फ्री में लग रहा है। ये सब्सिडी तो दे रहा है हम लोग को, क्या उनका पैसा नहीं लगा होगा? कॉमन सेंस है यार। आज तेल का दाम बढ़ रहा है, खाने का सामान का दाम बढ़ रहा है, मार्केट में इन्फ्लेशन आ रहा है, मोबाइल रिचार्ज बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार कितना अरबों रुपया खर्चा किया लॉकडाउन में। कमाई 1 रुपया नहीं हुआ, पूरा दुनिया बंद था, अरबों रुपया खर्चा किया। कैसे वसूलेगा? टैक्स लगा के। उस टाइम सब्सिडी दिया तो आज टैक्स बढ़ाएगा तभी ना वसूलेगा वापस। ये गवर्नमेंट अपना पॉलिसी और रेगुलेशन से भी डिमांड को फ्लक्चुएट करता है। गवर्नमेंट अगर चाहता है कि मेरा जो पब्लिक है वो ज्यादा गाड़ी यूज करे तो गवर्नमेंट गाड़ी पे टैक्स गिरा देगा। गवर्नमेंट अगर चाहता है कि हम इलेक्ट्रिक कार मार्केट में ज्यादा लाएं तो गवर्नमेंट उस पर इंपोर्ट ड्यूटी गिरा देगा। आज टेस्ला इलेक्ट्रिक कार बनाता है लेकिन इंडिया में नहीं बना रहा। बीच में ट्वीट किया एक आदमी इंडिया का, बोला इलॉन भाई आप इंडिया में भी इलेक्ट्रिक कार लाइए, जरूरत है। तो इलॉन मस्क बोले कि इंडिया में जो है इंपोर्ट ड्यूटी बहुत हाई है, बहुत हाई है, और सच्चाई है ये। तो फिर इंडिया से भी एक पहल दिखाया गया कि आप इंटरेस्ट तो दिखाइए, बस एक शर्त रखा कि आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में होना चाहिए। हम लोग गाड़ी इंपोर्ट नहीं कराएंगे। हम लोग अगर गाड़ी इंपोर्ट कराएंगे हम लोग का क्या फायदा? अगर हम लोग यहाँ पे फैक्ट्री लगवा दें, एक तो वो लोग जमीन खरीदेगा उसका पैसा मिलेगा, दूसरा वहां पे वर्कर काम करेगा उसका पैसा मिलेगा, तीसरा जो सामान उसको चाहिए सब हम लोग इंडिया से। इंडिया का फायदा कब है? जब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है ना। तो ये गवर्नमेंट अपना पॉलिसी और रेगुलेशन के द्वारा मेक इन इंडिया, उसके बाद एक और कौन सा था, स्मार्ट इंडिया, ऐसा ऐसा जो पॉलिसीज लाते हैं उससे वो लोग इंडिया में जो है टैक्स सब्सिडी के माध्यम से डिमांड को फ्लक्चुएट करते हैं। ठीक है, कौन सा ऊपर? सॉरी हाँ इनवर्स होगा, ठीक दिमाग लगे, वेरी गुड मैन। देखो रेट मेरा बढ़ा है तो डिमांड घटेगा, और यहाँ पे रेट अगर तो डिमांड बढ़ेगा। इनवर्स रिश्ता है, वेरी है ना। हम लोग बात सही किए थे, लिखते नहीं, हमसे गड़बड़ी हो गया। क्लियर है कहानी? ऑनलाइन वाला बच्चा लोग एनी डाउट? डाउट नहीं है जो मैसेज करो। चिन्मय को क्लियर है, ज्योति को क्लियर है, अंकिता को क्लियर है, सिमरन, जूली, आदिल, पप्पू, दानिश। सर इस वीडियो को अपलोड कीजिएगा ना? कर देंगे, कर दीजिएगा, क्योंकि कहीं कहीं लिखने के टाइम छूट गया है। ठीक है कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग का इकोनॉमिक्स का डेमो क्लास कंप्लीट। अभी रुको,